हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के लिए बहुत ही विशेष क्लास देखने वाले हैं और ये यूपी टेट के लिए आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि आप सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए ये आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर था 8 जनवरी 2021 को ये पेपर हुआ था। ये 2019 का टेट के एग्ज़ाम के लिए था और जो कि परीक्षा हुई थी 8 जनवरी 2020 को। तो इस परीक्षा को देखते हुए हम लोग इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से अच्छी अप्रोचेस सीखेंगे, सही से बेहतर तरीके देखेंगे और ढंग से सॉल्व करेंगे। आप लोगों में मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी पहले से यूपी टेट के सिलेबस और कोर्स को अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हैं, ढंग से नहीं जानते हैं, वो पहले अच्छे से उस पूरे सिलेबस को सीखें, समझें, तब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से सीख पाएंगे। वैसे अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, जो लोग नहीं भी देखे ऐसी बात नहीं है, अगर वो ढंग से ध्यान देंगे तो चीज़ों को सीख पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आप सबको यही कहूँगा कि पहले आप अपना पूरा पाठ्यक्रम प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें और मेरे चैनल पे आप लोगों को प्लेलिस्ट में जा करके यूपी टेट 2021 मैथ्स के नाम से पूरा मैथ पढ़ाया गया है। जितना भी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए रिक्वायर्ड है, तीनों ही उससे आपके तैयार हो जाएंगे। आपको 50 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्रम में पढ़ाया गया है। उसमें पिछले वर्ष के जितने भी उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब भी शामिल किए गए हैं और करवाए गए हैं उन जगहों पर। तो वो तो आप वहाँ पर सीखते रहिए और साथ ही साथ उनको खूब शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ये क्वेश्चन पेपर और अच्छे से डिस्कस करेंगे, एकदम ढंग से विश्लेषण करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, विस्तार से सीखेंगे और नई नई अप्रोचेस को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से समझिए, सीखिए। देखिए, अब यहां पर पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। मतलब एक चीज को बढ़ाया गया, लंबाई को, अब कह रहे हैं कि उसी अनुपात में हम क्या करें कि चौड़ाई को कितना कम कर दें, कितने प्रतिशत, कि क्षेत्रफल जितना पहले था उतना ही अभी भी रहे, उसमें परिवर्तन ना होने पाए। इस प्रकार की प्रकृति के जब भी प्रश्न आए तो सिंपल सी बात है, उस वृद्धि या कमी को निकालने के लिए एक सूत्र आप याद रखिए। उस वृद्धि या कमी जो आप निकालते हैं प्रतिशत में, ये ध्यान रखें, तो वो वृद्धि या कमी प्रतिशत का एक सूत्र नोट कर लीजिए। बस सिंपल तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ऐसे प्रश्नों के लिए 100 × a अपॉन 100 + a, बस ये सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर जो a है वो जो आपसे बोला गया कि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है, वृद्धि या कमी जो की जाए वो a की जगह आप रख देंगे ऐसे प्रश्नों में। तो अब आप क्या करेंगे, 100 × a की जगह 60 रख देंगे। यहाँ देखिए 100 + 60 ऐसे रख देंगे, बस सिंपल सी बात है। 100 × 60 ऊपर है और नीचे हो गया 160, क्योंकि नीचे जुड़ रहा है। देखिए बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया, एक 0 कट गया, 4 से 4 चौके 16, ये 25 चौके 100 देखिए हो गया, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 3 6। आप देख रहे हैं ऊपर 25 × 75/2, 75 का आधा मतलब 37.5 है ना, 37.5, खत्म, 37.5% डी पार्ट आंसर। तो सिंपल सा एक तरीका आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक रूल आप लोग नोट कर लीजिए। सब प्रतिशत में मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रतिशत चैप्टर में आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको सिखाई गई हैं। फिर भी यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ और आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए घन का आयतन का सूत्र आप सभी जानते हैं, भुजा की घात 3, और घन में कितनी भुजाएं होती हैं तो आप जानते हैं कि घन में 12 भुजाएं होती हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं अगर इसको घन मान लिया जाए, मतलब प्रत्येक भुजा को बराबर मान लिया जाए, तो कमरा घन हो जाएगा। वैसे सामान्य रूप से कमरे घनाभ होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, आप जानते हैं। लेकिन आप देखिए जरा, या आप लूडो का पासा देख लीजिए, जो क्यूब मैच करते हैं उसको देख लीजिए, जो कलर मैचिंग क्यूब खेलते हैं बच्चे, तो देखिए उसमें किनारे कितने हैं, भुजाएं, आप किनारे देखेंगे तो 12 दिखेंगे। जैसे आप जिस कमरे में ऊपर ही देखिए तो ऊपर की छत में आपको 4 धारियां किनारे दिख रहे होंगे, नीचे की फर्श में भी 4 धारियां यानी किनारे दिख रहे हैं, 4 4 8 हो गए, और ये 4 कोनों में जो खड़े हुए हैं ये 4 किनारे आपको दिख रहे हैं। तो 12 यानी कि किसी भी घन की अगर बात की जाए तो भुजाएं कितनी होती हैं, उसमें 12 भुजाएं होती हैं, 12 कोर कह लें या भुजा कह लें। और घन का आयतन तो आप जानते हैं। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, अब आप देखिए इस प्रश्न को अप्रोच, अगर देखिए बेसिक्स नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। अब आपको मालूम हो गया कि ठीक है कि भाई कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपसे बोलूं कि घन के बारे में याद रखिए तो जरूर याद रखिए ढंग से। घन का आयतन क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
अब हम इस प्रश्न पर आते हैं और समझते हैं। कहा गया है कि जो घन का आयतन है, इस प्रश्न की डिमांड है कि जो घन का आयतन है वो वास्तव में बराबर है किसके, उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर। तो भुजाएं मैंने कहा 12 होती हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 12 गुणे ए बोल सकते हैं। भुजा को अगर हम ए कह दें तो 12 है। अब घन का आयतन क्या होता है, अगर घन का हमने भुजा ए माना है तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब, यानी भुजा की घात 3, और ये 12 ए। अब आप देखिए ये ए इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो एक एक कट जाएगा, 3 यहाँ पर 3 ए है, यहाँ पर एक, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बचेगा बराबर 12। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर 12। ऐसे आप डायरेक्टली इसको इधर बटे में लाएंगे और एक एक काट देंगे, तब भी ए स्क्वायर 12। अब आपसे पूछा था संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, और 6 गुणे ए स्क्वायर का मान देखिए ऊपर आ चुका है 12, रख दीजिए, तो 12 छंग 72 आंसर हो गया। 72 आंसर हो गया इसका, जो कि आप देख रहे हैं बी पार्ट में दिया गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है, बहुत ही इजी वे में आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। 2018 में अमित का वेतन रुपए 1,26,000, रुपए 1,26,500 है, और वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। यानी सिंपल सी बात है, उसने कहा कि 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है। ठीक है, वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष बढ़ा है, यानी 2016 के बाद उसका वेतन हर साल बढ़ा। 2016 से 17 के लिए 10% बढ़ा, और 17 से 18 पहुंचने में 15% बढ़ गया, तब जाकर के उसका यहाँ पर 1,26,500 रुपये आया। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि फिर वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। बढ़ के अगर 2 बार बढ़ा है और 2 बार बढ़ने के बाद बताया गया, तो फिर 16 में कितना था। अच्छा, अब आप ये बहुत सिंपल, इसमें आप अप्रोच कोई आपको सॉल्व करने की और मेथड सॉल्व लगाने की जरूरत नहीं है, लंबे लंबे सामान्य रूप से आप इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसा कि मैं पहले नोट करता हूं आपको समझाने के लिए कि भाई 2018 में जो इस वक्त वेतन इसका है वो है 1,26,500। ठीक, 1,26,500। तो बोल रहा है कि फिर 16 में कितना रहा होगा, जबकि आप देखिए 2016 से बढ़े हैं 2017 में, और 2017 से पहुंचे हैं 2018 में। अब आप कॉमन अप्रोच लगाइए पहले एकदम बिल्कुल, क्योंकि एक चीज आप जानते हैं कि प्रतिशत में अगर आपको कभी कोई पूछता है 10% का मान बताइए, 20% का मान बताइए, तो आप ओरल बता देते हैं। भाई जैसे किसी भी चीज का प्रतिशत पूछा जाए, आपसे अभी कोई भी पूछे कि भाई 500 रुपए का 10% बताइए, आप कहेंगे 50। ठीक है, ये आराम से आप बता सकते हैं। 500 रुपए का 20% बताइए, आप कहेंगे 100, क्योंकि 10% की गणना करना बहुत आसान होता है, 20% की गणना करना बहुत आसान होता है, 5% भी आप आसानी से कर सकते हैं, तो 25% भी कर सकते हैं। सब आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी होती हैं। ठीक है, अभी कोई कहे 25% बताइए, तो आप उसका तुरंत 1/4 कर देंगे। 25% भी आप जानते हैं कि 1/4 भाग होता है, बहुत आसानी से। जैसे मैं कहूँ भाई 600 का 25% बताइए, आप इसको 1/4 कर देंगे, तुरंत कहेंगे 150 रुपये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो। नहीं जानते तो इनका अभ्यास करिए कि 5%, 10%, 20% की गणना आप ऐसे ओरल कर पाएँ, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट से, लॉन्ग मेथड से आप बच जाएंगे। जैसे कि इस प्रश्न को अभी आप देखिए कि कितना आसानी से कर, देखिए समझाने में, सिखाने में वक्त लगता है, मगर करने में वक्त नहीं लगता। अगर आपको मालूम है, आप देख रहे हैं 2-2, 3-3 लाइन में क्वेश्चन लग जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। अब चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। भाई आपने देखा कि 2016 से 17 में बढ़ा है 10%, यहाँ से 10% बढ़ा, और 17 से यहाँ जाने में 15% बढ़ा। अब ये सब माइंड गेम है, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको तो माइंड में ही करना है। आप जरा सोच के देखिए कि क्या ये वाला पॉसिबल है, जो यहाँ पर विकल्प दिया है बी वाला, क्या 1,25,000 अगर रहा होगा 2016 में, आप सोचिए अगर 1,25,000 रहा होगा, उसका 10% आप सीधे निकालेंगे तो 12,500 रुपये होगा। 12,500 अगर इसमें जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं 37, 1,38,000, 1,39,000 पहुंच जाएंगे, जो कि ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ तो 1,26,000 तक ही पहुंचने की बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये एक ही बार 10% बढ़ने पर ये 1,38,000, 37,000 पहुंच जा रहा है, फिर 15% तो और बढ़ना है, 2 बार बढ़ा, एक बार 10% फिर 15%। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इस प्रकार ये भी नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि 1,15,000, आप सोचिए, ये मैं लिख के आपको समझा रहा हूं, आप ओरल समझ सकते हैं। 1,15,000 का 10% निकालेंगे ही तो आप 11,500 हो जाएगा। अब इसमें 11,500 जैसे ही आप जोड़ेंगे, आप देखिए वहां तक तो आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे। अभी 15% फिर और निकालेंगे
तो आप कितना आगे निकल जाएंगे। यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी, दो ऑप्शन तो बेकार है। अब हमारे लिए दो ही ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे, जिसमें एक ऑप्शन है 95,000 और एक है 1 लाख। तो क्योंकि 1 लाख की गणना आसान होगी तो पहले इसकी गणना कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए इसके पास थे 2016 में, इसका वेतन था। 1 लाख का 10% आप इसमें ऐड करेंगे, 10,000 तो आएगा। 1 लाख का 10% मतलब 10,000, तो 10,000 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए फट से। तो ये आपका देखिए 1,10,000 रुपये हो गए, है ना। 1,10,000 रुपये हो गया इसका वेतन, 10% बढ़ा, 1,10,000। अब 15% फिर बढ़ा, तो इसका 15% निकालना बहुत आसान है। देखिए 1,10,000 रुपये का 15% कैसे निकालेंगे आप, पहले फिर इसका 10% सोच लीजिए, दो भाग में सोच लीजिए, 10% और 5%, ऐसे सोच लेते हैं, आसान रहेगा। 15% हो जाएगा ना, इसका 10% तो देखिए तुरंत ही आपका क्या आ जाएगा, 11,000 रुपये आ जाएगा। और 11,000 का आधा यानी 5,500 रुपये, है ना। यही अब 15% निकलेगा टोटल। ये देखिए आप इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 11 5 16, तो 16,500 ये आपका यहाँ से 15% में, और 10,000 यहाँ बढ़ा था ये वाला, तो 10,000 और बढ़ा लीजिए। आप देख रहे हैं कि 26,500 रुपये बढ़ा 1 लाख में, और 1 लाख में जब आप 26,500 बढ़ाएंगे तो यही अमाउंट मिल जाएगा, 1,26,500। इसका मतलब यही राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर ओरल आपका हो गया, आपको केवल 10% 5% कैलकुलेट करना है, सिंपल, कोई बड़ा मेथड लगाने की जरूरत नहीं, केवल ओरली आप कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको भी करते 95 वाले को भी, तब भी आप आसानी से कर लेते। 10% 5% की गणना करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से सोच के आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड करना चाहते तो फिर ये सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला लगता है। एक फॉर्मूला आप ऐसे नोट कर लीजिए, y बराबर x, और फिर यहाँ पर 1 + R1/100 और दूसरे ब्रैकेट में 1 + R2/100। सोचिए ये फार्मूला आप लगाते और फिर कैलकुलेशन करते, तब आप कर पाते। बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस साइन, घट रहा है तो माइनस साइन होता। अब दोनों में बढ़ ही रहा है, तो देखिए अब हम करके दिखाते हैं आपको। जो प्रारंभिक मान होता है वो x, जो बाद का मान होता है वो y, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको बताना था प्रारंभिक 2016 में कितना था, आपको 2016 में बताना था, मतलब आपको x बताना है। तो अब आप x बताएंगे तो यहाँ पर y की जगह वो मान रखेंगे जो अभी था, जैसे 1,06,000। आप देखिए कि कितना लॉन्ग होगा समझने के लिए। वैसे तो आप समझ ही गए, लेकिन फिर भी मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ। यहाँ से जैसे पहली बार 10% ये रखेंगे और दूसरी बार 15% तो ये रखेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन आपका यही सॉल्व करके x निकालना है। तो 1,26,000 तो इधर है ही, 1,26,500 था, यहाँ पर आप 1,26,500 करेंगे, 1,26,500 इधर है, x ये हो गया। अब देखिए ये आपका कट के 10 × 10 = 11, 11/10 और गुणे यहाँ से देखिए 5 से काट दीजिए, 5 × 15 और यहाँ 20 × 500, तो 20 × 20 और 3 23, 23/20 ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको देखिए x निकालने के लिए 1,26,500 ये है ही, गुणे में ये 10 और 20 इधर आएगा, तो गुणे में, क्योंकि ये बटे में दोनों है तो इसके साथ गुणे में हो जाएंगे 10 और 20, और ये 11 और 23 ऊपर गुणे में है तो ये 11 भी नीचे आ जाएगा, ये 23 भी नीचे आ जाएगा इधर, बराबर x। बस इसको सॉल्व करना होगा, आपका आंसर आएगा। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर कि 11 से ये चीज़ कटेगी कि नहीं, तो देखें 11 × 1 = 11, 1 बचा 16, फिर 11 × 1 = 11 और 5 बचा 55, कट रहा है पूरा। तो आप देखिए इसको 11 से काटिए, 11 × 1 = 11, 1 बचा 16, फिर 11 × 1 = 11, 5 बचा 55, 11 बचे 55 और 2 0, ये हो गया। अब देखिए 23 से भी ये कटना चाहिए, तो 5 बार में संभावना, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 11, ठीक है, पूरा कट रहा है 5 बार में। देखिए ये 5 बार में कटा और 2 0 है तो 500। अब आप देखिए साफ साफ आपका ये 500 × 10 × 20 यही आपका x हो गया, और ये आंसर हो रहा है 5। देखिए आराम से इसका 5 दूनी 10 हो गया, 5 ये और 2 ये 10 हो गया, और 2 1 3 1 4 0, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आप देख रहे हैं 1 लाख आ गया। तो इस तरीके से आप इतना कैलकुलेट करेंगे फिर निकालेंगे। एक ये मेथड है जो कि लॉन्ग अप्रोच है, ठीक। इस मेथड को भी ध्यान रखिए, अगर वृद्धि हो रही है तो ये फॉर्मूला प्लस का रहेगा, अगर कमी हो रही है तो उस बार मान लीजिए पहले साल बढ़ा होता और दूसरे साल घट गया होता, तो पहले साल में प्लस का फॉर्मूला रखते और दूसरे में माइनस लगा देते हैं। अगर दोनों घट रहे हैं तो दोनों माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों जगह प्लस ही है, देख रहे हैं आप। ये बातें आप याद रखें। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए, डायरेक्ट भी अप्रोच समझ जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस से, अभ्यास से आपकी स्पीड बनेगी और अभ्यास से ही आप चीज़ों को सीख पाएंगे,
ठीक है, तो मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करिए। अब आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी मासा दिया हुआ है। ठीक है, मासा 6 है और कहा गया है लघुत्तम समापवर्त यानी लासा 432 है। एक संख्या भी बता दी गई 48 और दूसरी संख्या, तो इसका सूत्र बहुत अच्छे से आप सभी जानते हैं कि दो संख्याओं के लिए मासा गुणे लासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस सिंपल से ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर आपको ये सूत्र मालूम है तो बस अब प्रश्न ये बहुत ही चुटकियों में हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मासा की जगह 6, लासा की जगह देखिए 432 रख दिया, बराबर पहली संख्या आपको दी है 48 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, इसको आप दूसरी संख्या ऐसे लिख दीजिए, यही निकालना है। तो 48 ही गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, 6 और 432 के नीचे इसको बटे में कर दीजिए, बस खत्म। इसी को सॉल्व कर दीजिए, यही दूसरी संख्या हो गया। अब देखिए 6 कम 6, 6 अठे 48, 8 से इसको काट दीजिए, 8 पंचे 40, 3 8 चौके 32, भाई 8 पंचे 40, 3 बचा 32, यानी 54 आ गया दूसरी संख्या। आंसर हो गया 54, डी पार्ट में दिया गया है 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। देखिए सबसे सिंपल सी बात है, इस तरीके के प्रश्न अक्सर हर बार पूछे जाते हैं जो कि दिनों पर आधारित होते हैं, कैलेंडर से बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए आपको ये मालूम होता है कि हर दिन, प्रत्येक दिन जो 7 प्रकार के आपके दिन हैं, वो प्रत्येक दिन 7वें दिन अपने आप को 7 दिन पर अपने आप को रिपीट करता है। 7 दिन पर प्रत्येक दिन अपने आप को रिपीट करता है। जो भी दिन, अगर कोई दिन सपोज 3 तारीख को पड़ेगा तो वो 7 इसमें बढ़ा दीजिए, 10 को वो फिर से वही दिन पड़ेगा। जो दिन 3 को है वही 10 को होगा, फिर 7 बढ़ा दीजिए, वही दिन 17 को पड़ेगा। सपोज 3 तारीख को अगर संडे है तो वही संडे 10 को भी पड़ेगा और वही संडे फिर 17 को भी पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और फिर 17 में 7 फिर जोड़िए, 24 को भी वही पड़ेगा। यानी 7 अगर जोड़ते जाएं तो वही दिन मिलता जाता है। इसी प्रकार से अगर 7 घटाते आए तो भी पीछे के दिन मिलते आएंगे, वही दिन पड़ेगा। तो किसी भी चीज में किसी भी दिन में 7 बढ़ाएंगे तो वही दिन फिर आ जाएगा, फिर 7 बढ़ाएंगे तो फिर वही दिन आएगा। इस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि हर 7 दिन पर हर प्रत्येक दिन अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है। तो अगर हम 7 बढ़ते जाएंगे तो आगे वही दिन मिलता जाएगा। और अगर कोई तारीख हमें 24 पता है कि 24 तारीख को चौथा रविवार है, तो पहला रविवार कब पड़ा होगा, तो 24 में 7 माइनस करते चले आइए, पहुंच जाएंगे आप वहां तक। तो आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि 7 की साइकिल चलती है तो 7 जोड़ना और 7 घटाना है। समझदारी अब आपको दिखाते हुए कार्य करना। अब चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप कर भी चुके होंगे कई लोग, अब हम लोग फिर भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर आपसे कहा गया किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को है। देखिए 16 तारीख को क्या है, तीसरा शुक्रवार है, ध्यान दीजिए, तीसरा शुक्रवार। ठीक, तो दूसरा अगर इसमें 7 घटा दें, 16 में 7 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 तारीख को दूसरा रहा होगा शुक्रवार, सिंपल सी बात है, दूसरा फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे। इसमें और घटाएं 7 तो 2 आ जाएगा, भाई 9 में भी 7 घटा दीजिए। तो पहला शुक्रवार पता चल गया कि भाई पहला शुक्रवार हमारा उस महीने का 2 तारीख को था। तो अगर 2 तारीख को पहला शुक्रवार पड़ा तो जाहिर सी बात है 1 तारीख को तो बृहस्पतिवार होगा, तो इसके पहले तो मंगलवार मिलेगा नहीं। आपको मंगलवार की गणना करनी है तो हमें पहला मंगलवार सोचना होगा। पहला मंगलवार 2 तारीख के जाहिर सी बात है बाद में मिला होगा, तो 2 के बाद 1 बढ़ेंगे तो क्या होगा, शुक्र है शनिवार हो जाएगा। फिर 1 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। फिर 1 बढ़ेंगे तो सोमवार हो जाएगा। फिर 1 बढ़ेंगे तो मंगलवार। ये देखिए 2 और 4 6, यानी 6 तारीख को हमें ये पता चल गया कि भाई 6 तारीख को पहला मंगलवार था। अब मंगलवार पहला पता चल गया कि उस महीने का पहला मंगलवार 6 तारीख को था, ये मालूम हो गया। तो आप चाहे तीसरा मंगलवार पूछे, चौथा पूछे, 7 ही तो बढ़ाना है। आपसे पूछा क्या था, चौथा। तो पहला मंगल 6 को, इसमें 7 जोड़ेंगे दूसरा मंगल, फिर 7 जोड़ेंगे तीसरा मंगल, फिर 7 जोड़ेंगे चौथा मंगल। ये तारीख जोड़ लीजिए, आंसर हो गया। 7 तारीख 21, 6 27। आप देख रहे हैं 27 तारीख को, सिंपल सी बात है, चौथा मंगलवार उस महीने का पड़ जाएगा, बस खत्म। केवल आपको समझना है और कुछ नहीं, बस ये आंसर हो गया। तो केवल आपको बस ये सब ओरल वर्किंग है, आप मौखिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है तो मुझे एक एक चीज लिखना पड़ता है, डिटेल देनी पड़ती है। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, तो 27 तारीख को आप समझ गए कि चौथा मंगल पड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। देखिए कोई भी प्रिज्म जब बनता है तो आधार में उसके वही आकृति होती है। जैसे यहाँ त्रिभुज है तो हम क्या करें, एक त्रिभुज को ऐसे आधार में बनाएं, जैसे हम आधार में एक त्रिभुज को बनाएं और फिर ऊपर भी एक त्रिभुज, तो ऊपर हम यहाँ तो बना नहीं सकते, इधर कहीं बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज और बन गया, तो इस तरीके से दो त्रिभुज होंगे। अब इनके ये देखिए इनको मिला देते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रिज्म बन जाएगा। ये आपके सामने दिख रहा है, ये एक प्रिज्म बन गया। इस प्रिज्म में आप क्या खास बात देख रहे हैं, शीर्ष कितने हैं, तो देखिए ये वाला एक शीर्ष हो गया, ये वाला दूसरा शीर्ष हो गया, ये तीसरा शीर्ष हो गया, ये चौथा शीर्ष हो गया, ये पांचवा शीर्ष हो गया, छठा शीर्ष हो गया। कितने शीर्ष दिखे, 6। आंसर हो गया 6 हो गया। और इससे संबंधित कुछ बातें समझ लेते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कभी और चीजें हैं तो आंसर हो गया, क्वेश्चन लग गया। और चीजें अगर हम समझें तो ये देख सकते हैं कि भाई इसमें कितने इसमें भुजाएं कितनी हैं। ठीक है, अगर हम ये देखना चाहें कि इसमें कोर कितनी, साइड्स कितनी है, तो आप देखेंगे 1 2 3 ये, 4 5 6 ये, और 7वां ये, 8वां ये और 9 ये। 9 भुजाएं या 9 कोर, 9 कोर कह सकते हैं, 9 साइड्स कह सकते हैं। प्लस फलक कितने हैं, तो अगर आप इसकी संरचना को ध्यान से देख रहे होंगे तो एक तो आप देखेंगे फलक की त्रिभुज वाला, दो एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, 2 त्रिभुजाकार फलक। अगर हम इसमें फलक यानी फेसेस लिखें इस प्रिज्म के, तो 2 तो ट्रायंगुलर हैं, और प्लस ये देखिए एक कुछ ऐसे आप देख रहे हैं, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे, इस तरीके से शेप बन रहा है ना। तो एक ये आयत, एक उधर आयत, और एक ये बेस में ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट बेस वाला पूरा देख रहे होंगे, एक ये, और एक वो पीछे की तरफ जो इधर जा रहा है ये वाला, और एक आगे। तो आप देख रहे हैं 3 इसमें आयताकार हैं फलक, तो 5 फलक होते हैं। नोट कर लीजिए, त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 फलक, 9 कोरे या 9 साइड्स होती हैं, और 6 शीर्ष होते हैं, ताकि कुछ भी आगे पूछा जाए तो आप बता सकें। आई होप आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने आगे के प्रश्न लिखे हैं, इनको सॉल्व करिए। देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, ₹10 के 6 की दर से केले खरीदकर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको हानि निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए सबसे पहले इस ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे बोला गया है कि ₹10 में कितना, 6, तो पहला पॉइंट नोट कर लिया, ₹10 में 6 की दर से खरीदा गया है, और फिर बेचा किस में गया है, ₹6 में 4, ₹6 में 4 की दर से बेचा गया है। ₹6 में 4 केले की दर से बेचा गया, ₹10 में 6 की दर से खरीदा गया है। ये दोनों आप ऐसे लाइन से नोट कर लीजिए। अब आप चाहें तो इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसको ऐसा कर लीजिए कि भाई ₹X बोल देते हैं, इसको में Y चीज़ें खरीदी गई मान लेते हैं, और फिर बोल देते हैं कि बेचने वाले में हम कह देते हैं ₹A में B चीज़ें बेची गई, ऐसा मान लेते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में जो हानि या लाभ का प्रतिशत होता है वो क्या होता है, आप देखिए हानि पूछा गया था इसलिए हानि में आप कार्य करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये जो Y वाला सेगमेंट है इसको इससे A से, यानी इसके A से गुणा कर देंगे। इसके लास्ट वाले Y आर्टिकल जो मिले थे, यानी इसमें जो 6 केले मिले थे, इसको इसके रुपए से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब सूत्र क्या बनेगा, Y गुणे A। अब देखिए Y का A से गुणा, फिर माइनस, फिर इसका इससे गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हमने x माना था, तो सूत्र के तरीके से ऐसे कह सकते हैं x गुणे b, और बटे में यही x गुणे b ही लिया जाएगा, जो यहाँ लिखा है वही बटे में आ जाएगा, और गुणे 100। बस अब देखिए सिंपल आपका क्वेश्चन हो जाएगा और आप कर पाएंगे। आपको इस सूत्र पर जाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने लिखवा इसलिए दिया ताकि कभी आप भूलें तो ये चीज़ याद रहे। अभी आप देखिए बगैर सूत्र के आप कर सकते थे। y आपका था यहाँ से 6 गुणे a था, ये भी 6, माइनस x कितना था 10 गुणे b कितना था 4, और बटे यही 10 गुणे 4 नीचे भी आ जाएगा, और गुणे में 100। बस अब आप देखिए 36 माइनस 10 चौके 40, बटे में भी 10 चौके 40, गुणे का 100, 1 1 0 ये कट गया। अब इसको सिंपल कर लीजिए, 36 और 40 माइनस होगा तो माइनस का 4 ही बचेगा, है ना, और बटे में भी 4 है। ठीक है, ये आपका हो गया 36 और 40, आपका कितना हुआ, 36 में 40 माइनस का 4 और बटे में 4, ये कट के माइनस 1 गुणे 10, तो आपका -10%, यानी 10% की हानि इसमें होगी, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से -10 आया, इसको आप सीधे ऐसे ही देख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे इस प्रश्न को करना था। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सूत्र याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको करना था तो बस आप इतना कर ध्यान रखें
कि ये जो ऐसे नोट करने के बाद सीधे ये जो पास पास में लिखे ये दो नंबर, इनको पहले गुणा कर लेंगे, 6 गुणे 6 माइनस फिर ये वाला रुपए, बस लिखिएगा इसी क्रम में, रुपए इधर आर्टिकल इधर, रुपए इधर आर्टिकल इधर, ऐसे। तो अब इसका बस 10 गुणे 4 और नीचे बटे में यही चीज आ जाती जो इधर होती, 10 गुणे 4 गुणे 100, बस इतना ही सॉल्व करना, आंसर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, लिखना पड़ेगा नहीं, तो समय बच जाएगा और बहुत कम समय में आप इसको कुछ ही सेकंड्स में कर लेंगे, ठीक है, मिनट भी नहीं लगने वाला। बस प्रैक्टिस आपको करनी है, टाइम आपको सेव करना है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। देखिए आपको मालूम है कि 1 ग्राम के लिए यहाँ पर क्या क्या लिखा जा सकता है, 1 ग्राम बराबर यहाँ पर क्या क्या लिखें, कितने किग्रा हो सकता है। आपको मालूम है कि अगर 1 केजी बराबर बोले तो आपको मालूम है कि 1000 ग्राम होता है, लेकिन उल्टा तो ग्राम से केजी बनाने के लिए इधर तो गुणा करते हैं केजी से ग्राम में, इसमें भाग करेंगे। आप जानते हैं कि भाग करेंगे 1/1000, तो ये तो लिखा ही जा सकता है, 1/1000 केजी पहला ऑप्शन सही होगा। अब इसको क्या क्या, आप इसी को क्या क्या रूप में बदल सकते हैं ये देखिए, क्योंकि इसमें कई ऑप्शंस है ना जो आपको सही करने हैं। तो अब देखना है कि 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 को हम कह सकते हैं दशमलव में मान यहाँ पर हो तो दशमलव में अगर परिवर्तित करेंगे तो 0.001 कह सकते हैं, देखिए है ना, 0.001 कहा जा सकता है। भाई यहाँ से दशमलव हटाएंगे 3 0, तो 0.00, 2 बार 0 और 1, यहाँ कहीं ऐसा है नहीं, तो ये तो दिया नहीं, ये कह सकते हैं। अब इस 1/1000 को और क्या कह सकते हैं आप, 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 10 की घात 3 कह सकते हैं, 1000 को 10 की घात 3 नीचे कह सकते हो। और घात जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस होता तो प्लस, चिन्ह बदल जाता है। आपको ये सब पढ़ाया गया है, ठीक है, डीएलएड में भी क्लासेस में बहुत पढ़ाया गया अच्छे से, और बहुत जगहों पर आपने पढ़ा है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में कि घात अगर नीचे प्लस है ऊपर जाएगी तो माइनस, यानी 10 की घात -3 भी कह सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, और ये तो है ही। अब आप देख लीजिए कि इनमें से क्या क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। 10 की घात -3 है, 1/1000 ये भी है, तो ये भी ठीक है, 2 ऑप्शन मिल गए। ये 0.0030 है, जबकि उसमें हमारे पास 2 ही 0 आए थे, इसलिए ये दशमलव वाला हिस्सा गलत है, ये नहीं होगा। और ये 1000 केजी तो हो ही नहीं सकता, ये उल्टा। तो अब आप देख रहे हैं इसमें 2 विकल्प सही हैं, कैपिटल ए और बी। कैपिटल ए और बी किस ऑप्शन में, देखिए बी पार्ट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखा गया, मतलब इसका बी पार्ट सही है, बी ऑप्शन सही है। जो 4 चीजें इसके रूप को ही बदल के 1/1000 के ही रूप को बदल के 4 रूपों में दिया गया था, आपसे पूछा था कौन कौन सा सही है, तो आपको इनके हर एक रूप बदलने आने चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि इसकी डिमांड क्या थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं थी, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है 0.01 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा कर देंगे, मान लीजिए इसको ऐसे समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो आप ओरली डायरेक्ट ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 अंक पे दशमलव ही लगना है, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, तो 0.000 और 1, ये 4 अंक पे दशमलव लग गया, ये आपका मान आ गया बदल के। लेकिन कहा था इसको प्रतिशत में बदलिए, तो अभी तो हमने इसको स्क्वायर किया, ये आया। प्रतिशत में दशमलव को बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, किसी भी दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, कर दीजिए गुणा। तो अब यहाँ से देखिए बनेगा 2 अंक इधर शिफ्ट करेगा दशमलव, तो आएगा 0.01%, आपका ये प्रतिशत हो जाएगा 0.01%, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। लेकिन आपको 4 विकल्प यहां भी दिए हैं, 4 में देखना कौन कौन से विकल्प सही हो सकते हैं। ये रूप तो हो गया। अब देखिए 0.01 के साथ प्रतिशत है, अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे नीचे 2 0 आएगा, तो 1/100% कह सकते हैं इसको भी 1/100% कह सकते हैं। इसी चीज को ये भी कह सकते हैं। तो ये चीज आपकी देखिए डी पार्ट में दी गई है। अच्छा, अब 1% तो कह नहीं सकते, और ये इसके साथ प्रतिशत लगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। तो आप देख रहे हैं यहां से आपके 2 विकल्प सही निकल के आ रहे हैं, ए और डी। ए और डी कहां दिया गया, डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको समझना है और प्रैक्टिस करनी है कि इनके क्या क्या रूप हम लिख सकते हैं। बस चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सरल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व करिए। देखिए इसमें बोला गया यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, यानी आपको 2 संख्याएं लेनी है। मान लेते एक संख्या x है और एक y है। अब कहा जो गया है उसको ध्यान दीजिए कि इनका अंतर मतलब y माइनस x। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक संख्या 5 है और एक 8 है, तो अंतर क्या होगा, 8 माइनस 5, ऐसे तो करेंगे। अंतर आपने देख लिया, ये हो गया, यानी अंतर आपका एक y माइनस एक्स, अंतर दिया भी है, अंतर 5 है
तो इसको बराबर 5 ले लीजिए। और फिर कहा गया उन्हीं संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल, इसका मतलब x इंटू वाई, गुणनफल कितना 36, ये ले लिया गया। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब 1/, है ना, तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर मतलब 1/y और 1/x का अंतर, 1/y और 1/x, ये हो गया व्युत्क्रम का अंतर। तो व्युत्क्रमों का अंतर, बस इसी को सरल करना है। देखिए आप एलसीएम लेंगे तो x का इधर गुणा होता है, माइनस y का 1 से होता है, और बटे में इनका आपस में होता है। ये आप रूल अच्छे से समझते हैं। तो अब आप देख लीजिए क्या बना, x माइनस वाई ऊपर, जो कि x माइनस वाई की वैल्यू 5 थी, 5 रख दीजिए, और x इंटू वाई नीचे, जो कि 36 थी, तो 5/36 ही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इसमें देखिए 5/36 आपको ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। ये आपका हो गया। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट अगला कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% बढ़ाई गई, ठीक है, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, ऊंचाई को भी 5% बढ़ाया गया। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन। देखिए आपको मैंने बहुत अच्छे से प्रतिशत चैप्टर में समझाया था कि इसमें आपको जब भी कभी क्षेत्रफल में अंतर निकालना हो और लंबाई चौड़ाई में वृद्धि या कमी की जा रही हो, तो आप एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसमें जो आपको प्रतिशत में जो आप देखते हैं कि प्रतिशत में क्या बदलाव आता है, तो परसेंटेज में जो चेंज आप निकालते हैं, प्रतिशत में वृद्धि या कमी किससे निकलती है, प्रतिशत में वृद्धि या फिर कमी निकालने के लिए जब भी दो यानी क्षेत्रफल में निकालना होता तो इसका सूत्र होता है a + b + ab/100। सिंपल सी बात है, ये आप करते तो प्रतिशत में जो चेंज आता है, बदलाव आता है, वृद्धि या कमी, वो निकल आता है, ठीक है। लेकिन ये केवल क्षेत्रफल के लिए लागू है, आयतन के लिए लागू नहीं है। अब क्या करें, तो ऐसा करते हैं कि एक बार हम लंबाई और चौड़ाई पर काम कर लें, दो साइड को लेकर के इसी सूत्र का प्रयोग करें, फिर जो आएगा उसके साथ ऊंचाई का एक बार और प्रयोग कर देंगे, आंसर हो जाएगा आयतन में। इतना ध्यान रखें। तो चलिए करते हैं। अच्छा, जो चीज बढ़ेगी वो यहां पर पॉजिटिव प्लस साइन से ली जाएगी, जो चीज घट रही होगी उसको माइनस साइन के साथ रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जैसे लंबाई घट रही थी, यानी कि अगर हम देखें इसमें लंबाई चौड़ाई a और b माने, लंबाई को a माने, इसको b माने, तो आप देखिए घट रहा था -10 रखना है, और चौड़ाई 20% घट रही थी, इसको -20 रखना। दोनों पहले घटे हैं, लंबाई चौड़ाई घटी है, तो इस सूत्र में बस केवल आप देखिए यहाँ मान रखेंगे -10, और ये प्लस है ही, यहाँ पर b घटा है -20 प्लस, यहाँ पर आप देखेंगे -10 गुणे -20 आप रखेंगे और बटे का 100। इसको सरल कर लेंगे, -10, ये प्लस माइनस -20, और ये आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ओवरऑल प्लस रहेगा। आप देखेंगे यहाँ से दोनों जीरो हम काट सकते हैं, तो 2 ही आप यहाँ देख पा रहे हैं। -30 प्लस का 2 यानी कि -28। इसका मतलब -28 आने का मतलब कि 28% की कमी हुई है क्षेत्रफल में, 28% की कमी, माइनस आया ना। अब ये जो -28 आया है, इसके साथ हम फिर से जो ऊंचाई बचा था, ऊंचाई का प्रतिशत क्या था 5, इसको ले लेंगे तो आराम से ये काम हो जाएगा। अब इन दोनों से फिर से यही सूत्र लगाएंगे, तो देखिए a और b की जगह मान रखेंगे तो a की जगह -28 हो जाएगा, फिर प्लस है सूत्र में b की जगह, अब देखिए क्योंकि 5% की वृद्धि इसलिए +5 लिया जाएगा, वहां बोला गया देखिए 5% बढ़ाई गई, तो इसका मतलब ये प्लस का ही रखेंगे। और फिर देखिए सूत्र में यहाँ प्लस है, फिर a गुणे b ऊपर लिया जाता है, a गुणे b मतलब -28 गुणे 5 और बटे का 100। बस इसको सरल कर लीजिए, फाइनली आंसर हो जाएगा। -28 + 5 आपका कितना होगा 23 माइनस का, और प्लस ये सरल करिए, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 यानी 2 से काटिए, 14 दूना 28 और 10, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो ये हो ही जाएगा, और ये आपका 14/10 मतलब 1.4। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 24, ये देखिए 23 1 24, 24.4 माइनस का मतलब 24.4% की कमी, दोनों माइनस में थे इसलिए माइनस में आया, इसलिए 24.4% की कमी होगी उसके आयतन में फाइनली। तो 24.4 देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है बी पार्ट में, 24.4% की कमी। इस प्रकार से आप इसको आराम से 2 स्टेप में कर सकते हैं। अगर आप इसको एक ही बार में करना चाहें तो मैं फार्मूला लिखा दे रहा हूँ, एक ही बार में भी कर सकते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। ये वाला रूल तो आपको अच्छे से पहले से सबको आता है। मैं एक ही बार में आयतन में कमी या वृद्धि आप निकाल सकते हैं। सीधे अगर निकालना होता आयतन में कमी या वृद्धि तो आप सीधे यहाँ पर एक ही बार में आप प्रयोग कर सकते हैं।
सूत्र होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 और प्लस a इंटू बी इंटू सी बटे 100 का होल स्क्वायर। बस इसमें मान रखिएगा, जो चीज़ बढ़ रही होगी उसको प्लस रख दीजिएगा, ए बी सी में जो घट रहा होगा उसको माइनस रख दीजिएगा। बस इससे एक ही बार में भी निकल जाएगा, अगर आप इतना बड़ा फॉर्मूला याद रख सके तो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मान रख के भी निकालिए, आपका देखिए निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श, कमरे की जो फर्श है वो आप देख रहे हैं आयताकार होती है, उसमें आपकी लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है। तो कमरे की लंबाई अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, कमरे की लंबाई, इसको जरा बदल लीजिए। यहाँ बोला गया था 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, इसको इकट्ठे बदलेंगे, 15 मीटर को 1500 कर देंगे और 17 जोड़ेंगे तो 1517 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं डायरेक्ट। फिर इसकी कमरे की ही चौड़ाई की बात कर लीजिए, चौड़ाई बोला गया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको बदलिए 9 मीटर को 900 कह सकते हैं, 902 हो जाएगा। तो ये फाइनली देखिए ये दोनों आपकी साइड्स, कमरे की जो फर्श है उसकी लंबाई चौड़ाई बदल के सेंटीमीटर में आ गई। अब हमारे पास फर्श का क्षेत्रफल है, इसने कहा इसमें लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती, कितनी टाइलें इसमें लग सकती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे पास फर्श है, देखिए समझ लीजिए फिर करेंगे इसको, बेसिक समझना जरूरी है। आपने ऐसे प्रश्न डीएलएड में भी सॉल्व किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे सॉल्व किए वो कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूं। अगर हमारे पास फर्श का क्षेत्रफल है और एक टाइल का पता चल जाए कि एक टाइल कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है और भाग कर दे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। यानी हमें अगर फाइनली ध्यान दीजिए, अगर हमें टाइलों की संख्या बतानी है, अगर हमें क्या बताना हो, टाइलों की संख्या, तो हमें जो चाहिए वो चाहिए उस फर्श का क्षेत्रफल, पूरे फर्श का क्षेत्रफल मिल जाए और बटे भाग कर दे एक टाइल, जो वर्गाकार टाइल है ना, ये वर्ग के आकार, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। अगर हमें एक का क्षेत्रफल पता चल जाए और इसको भाग कर दे दोनों को, तो टाइलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। समस्या है कि हमारे पास फर्श का क्षेत्रफल तो है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई इसको ऐसे कर दे भाई कि 15, यहाँ पर देखिए कितना था 1517, अगर हम ये कर दे 1517 गुणे 902 और बटे कुछ इसमें हमें पता होता, भाग कर देते तो पता चल जाता। लेकिन अब समस्या यही है कि वर्गाकार टाइल के बारे में पता ही नहीं। इस वर्ग की भुजा को, अगर इस टाइल की भुजा को ज्ञात कर लिया जाए तो काम हो जाएगा। तो अब ये बात याद रखें कि ऐसे प्रश्नों में जो इस वर्गाकार टाइल जो लगाई जा रही है, इसके अंदर इसकी भुजा ज्ञात होती है इन दोनों के मासा से, महत्तम समापवर्तक, इन दोनों का मासा लेने से वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात हो जाएगी। यानी अब हम इसका मासा कैसे ज्ञात करें, आप जानते हैं कि बस भाग करेंगे और मासा ज्ञात हो जाएगा। जैसे 902 एक ही बार जाएगा, 902 एकम 902, यहाँ से 7 में से 2 गया 5 बचेगा, यहाँ से देखिए 1 का 1 ही रहेगा, 15 में से 9 गया 6 बचेगा। 615 को फिर से ये 902 को भाग करना पड़ेगा, फिर से एक ही बार जाएगा 615, 12 में से 5 गया 7 बचा, और यहाँ से 9 में से 1 गया 8 बचा, और यहाँ से 8 में से 6 गया 2 बचा। 287 को फिर से 615 से आप ये मासा निकालना जानते हैं, 2 बार में जाएगा, 2 सते 14, 2 अठी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5। यहाँ से देखिए घटाएंगे 1 बचेगा, 11 में से 7 गया 4 बचेगा, 41। अब 41 से 287 को भाग किया जाएगा। ये देखिए 7 बार में पूरा पूरा जा रहा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया 41 बार में। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको पता चल गया। अब ये जो यहाँ आता है यही मासा है, और ये मासा ही क्या है, मासा 41, और ये मासा ही उस वर्गाकार टाइल की भुजा है। मैंने बताया था आपको जो मासा आएगा इन दोनों का वही वर्गाकार टाइल की भुजा। अब आपको टाइल की भुजा मिल गई, वर्गाकार टाइल की भुजा हमको मिल चुकी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल फिर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। भुजा की घात 2 मतलब 41 आया, 41 की घात 2 मतलब 41 गुणे 41, बस। अब इसी से भाग कर दीजिए, देखिए वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हमको यहाँ लिखना था 41 गुणे 41, बस यही आपका आंसर है, सॉल्व कर दीजिए बस। तो आप देखिए 41 से 902 सॉल्व करेंगे, क्योंकि संख्या अजीब है, 41 अभाज्य संख्या, पूरा भाग करके देखना पड़ेगा कि 41 से 902 कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 41 दूना
41 दूना 82, यहाँ से बचा 8, 82, फिर 41 दूना 82, देखिए पूरा कट गया। ये 41 से 22 बार में आ गया, ये 41 से इसको काटिए, 41 से अगर आप 1517 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 41 से आप इसको 3 बार में करेंगे, 3 कम 3, 3 चौक 12, यहाँ से आप देखिए 11 में से 3 गया 8 बचेगा, 11 में से 3 गया 8 बचेगा, और ये 2 बचेगा 87, फिर ये 7 बार में 37 बार में ये कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस 41 से ये 37 बार में कटा। आप केवल आपको ये 37 गुणे 22 कर देना है बस। तो 37 गुणे 22 आप करिए, 37 दूना 74 और फिर से 74, 4 7 4 11, 814, यानी 814 टाइलें लगेंगी बस। 814 टाइलें मतलब ए पार्ट, ठीक है। ये आपका हो गया 814 टाइलें लगेंगी। एक आध प्रश्न ऐसा जरूर होता है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है और उसको आपको करना ही होता है, कोई और रास्ता नहीं है। बाकी प्रश्नों में आप समय बचाइए, जहां जितना समय बचा सकते हैं, और जहां पर एक दो प्रश्न कैलकुलेटिव है वहां पर कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। हालांकि समझाने में वक्त बहुत लगता है, करने में अगर आप करते चले जाएंगे तो 1 मिनट में ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन बस स्ट्रांग होना चाहिए बस आपका। आई होप आप ये प्रश्न समझ गए होंगे, और चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सरल करते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, देखिए इसमें क्या बोला गया कि गुणनफल आपको एक दिया गया है 2153 और इस पर घात में दिया गया 167, इसमें इकाई का अंक बताना है। जब भी ऐसे प्रश्न हो इकाई का अंक बताना हो तो ध्यान रखिए, कई रूल मैंने इसके समझाए, वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो जिसमें अगर इसमें इकाई के अंक में 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, तो इनका जब आप कोई भी पावर इस पे लगाएंगे, कोई भी घात क्यों नहीं लगाएंगे, तो वही अंक ही उसका इकाई का अंक आ जाता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया डिटेल में और समझाया भी। जैसे आप जानते हैं कि अगर 5 को 5 की घात 1 करे तब भी 5 आएगा, 5 की घात 2 करे 25, इसमें भी पीछे 5 होगा, 5 की घात 3 करे 125, इसमें भी पीछे 5 होगा, ये सब जानते हो। और 1 पर तो कोई भी पावर क्यों ना हो, 1 ही आएगा, दुनिया की कोई भी पावर क्यों ना लिखी जाए, मान लीजिए ऐसे ही लिखा गया तो वो 1 ही। ये सब बातें मालूम है कि अगर ये अंक हो, इन पर कोई भी पावर है तो वही का वही अंक ही उसका इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट इस टाइप का प्रश्न हो तो ऐसे में क्या किया जाता है, इसकी घात को, जैसे 167 है, इसको 4 से भाग कर लेते हैं। ध्यान रखिए 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 चौके 16, और अगर 4 चौके 16 ये हो गया, और यहाँ से आप देखेंगे इसको जैसे भाग करेंगे 4 चौके 16, और यहाँ आप देखेंगे तो 4 एकम 4, तो 3 बच जाएगा। यानी इस तरीके से आप देखिए, अगर इस तरीके से भाग करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 चौके 16 ये कट गया, 7 बचा, 4 एकम 4, 3 बचा। ये जो 3 शेषफल बच गया, जो पूरा कट गया उसको छोड़ दीजिए, जो शेषफल बच गया, आपने जब इसको भाग किया तो शेषफल बचा 3। बस अब इसी को ध्यान रखें, और इसके इकाई के अंक में क्या था, जो भी था उसी पर ये जो शेषफल है वो घात में लगा दीजिए। तो 3 की घात 3 मतलब 27 होगा, और 27 का अंतिम अंक क्या आया, 7। इसका आंसर हो गया 7, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, कोई भी ऐसी संख्या दी हो, कोई भी ऐसी संख्या दी हो, उस पर जो घात दिया है उस घात को हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो शेषफल जो आएगा उसको दी गई संख्या के इकाई के अंक पर घात के रूप में देखिए लिख देंगे। ये इकाई का अंक दिया गया संख्या में था, और ये जो 3 आया ये शेषफल वाला है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा। अब ये बाय डिफॉल्ट दोनों 3 ही 3 हो गए। नहीं, मान लीजिए सपोज यहाँ कुछ और होता, ठीक है, मान लेते यहाँ पर कोई और चीज़ होती, 9 होता और ऊपर 3 आया होता, तो उसके हिसाब से कर लेते, ठीक है। तो जो शेषफल में आएगा यहाँ उसको इस पर घात चढ़ा के देख लेंगे, और फिर जो आएगा इसका इकाई का अंक वही अंतिम आंसर होगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सरल सी बात है, इसको समझना आपको जरूरी है। मान लीजिए कोई भी प्रश्न इस प्रकार से मैं बना देता हूँ कि 523 है और घात ये देखिए 7 ले लेते हैं, और ऊपर घात में कुछ भी ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ से आपको इसका इकाई का अंक ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे, 125 को तुरंत ही 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 कट गया, 5 4 एकम 4, 1 बचा, शेषफल 1 बचा। ये 7 पर ही उसी को लगाएंगे, और 7 एकम 7 आएगा, इसलिए इकाई का अंक 7 ही हो जाएगा। तो ऐसे आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे और सरल कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे, इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को करना होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न बताइए। देखिए याद रखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर बढ़ाया गया
तो उतना बढ़ जाएगा, घटाया गया तो उतना घट जाएगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं, अगर हम इसका कहें कि भाई इसका अंश x है और हर इस भिन्न का y है, तो हम जानते हैं कि फिर हम ये ऐसे प्रश्नों में बहुत अच्छे से भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर मतलब x बटे y, ठीक, यही तो कहेंगे। तो आप जैसा कहा गया वैसा करते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न ने कहा है कि अंश को एक 20% बढ़ा दिया गया, मतलब इसका मतलब वो x का 20% अब वो बढ़ करके हो गया 120%। अंश पहले x था, अब बढ़ गया, तो इसका मतलब अब जो हो गया वो उसका 120% मान हो गया, ठीक, ध्यान रखें। और हर y था तो y में 25% बढ़ गया, तो अब इसका 125% हो गया। भाई y में 25% बढ़ा, मैंने कहा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो बढ़ा कितना 20%, तो x का 120 कर दीजिए, y का 25 बढ़ा तो y का 25% बढ़ा देंगे तो 125% हो जाएगा। अब ये भिन्न का मान कितना हो जाता है, 3/5। इसको ध्यान रखिए, ऐसे रूल को मैंने डिटेल में समझाया भी है आपको चैप्टर्स में, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप ऐसे ध्यान दीजिए और सॉल्व करिए। अब देखिए x का 120% मतलब बटे में 100, y का 125% मतलब 125/100 बराबर 3/5। 100 से 100 तो कट ही जाएगा। अब देखिए ये x बटे y है और ये कितना आप देख रहे हैं 120/125 और बराबर में 3/5। इसी को अगर सॉल्व करें आगे तो x बटे y हमें निकालना है। ये चीज़ जो है उधर जा करके जब इस तरफ ले जाएंगे तो 125 बटे में ऊपर चला जाएगा, ये गुणे में ये नीचे चला आएगा, मतलब 3/5 के साथ 125 ऊपर 120 नीचे, या इधर से जाके उधर पलट भी जाएगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। 5 से काटिए, 25 पंचे 3 से इसको काटिए 40, फिर 5 से काटिए 5 25 5 8 40, तो 5/8 आप देख रहे हैं इसका आंसर आ गया 5/8, जो कि सी पार्ट में दिया गया, हो गया इसका आंसर। तो इसी तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको बेसिक्स मालूम है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और ये सब प्रतिशत में बहुत अच्छे से सिखाया गया। जिनको प्रॉब्लम हो वो प्रतिशत चैप्टर पहले सीखें तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब 8 से भाज्य होने वाली संख्या है, आपको ये विभाज्यता के नियम एक एक संख्या के लिए बताया गया कि 8 से वही संख्या विभाज्य होती है जिनके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। जैसे मैं यहाँ पर 5 2 4 0 ये वाला पहले संख्या लेता हूँ, तो इसके हम अंतिम 3 अंकों को देख लेंगे बस। इसको ये क्या 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी, तो 8 त्रिक 24 और 0 बिल्कुल कट रहा है तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, है ना भाई। 8 त्रिक 24 0 है ही है तो 0 ही रहेगा, यानी ये संख्या 8 से कटेगी। अब हम अगली संख्या देख लेते हैं 5220। इसके अंतिम 3 अंकों को चेक करिए, तो 8 दूनी 16 और बचेगा 6, 60 हो जाएगा, जो कि आपका 8 में नहीं आता, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। सिंपल सी बात, इसको हटा दीजिए। 97128, कितनी भी बड़ी संख्या हो बस अंतिम के 3 अंक चेक करिए, देखिए क्या ये 8 से कटेगा। तो देखेंगे 8 एकम 8, 4 बचा 8 6 48, बिल्कुल कट गया है, तो ये 8 से कट जाएगी, यानी ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। अगली और अंतिम संख्या चेक कर लीजिए 97124, इसका 124 को चेक करिए क्या ये कटेगा। तो आप देखिए 8 एकम 8, 4 बचा 44, 8 से नहीं कटेगा, 8 के पाड़े में 44 नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। तो आपने देखा एक ये संख्या और एक फर्स्ट एंड थर्ड, यही 2 ऑप्शन है जो कट रहे हैं। तो किसमें फर्स्ट और थर्ड दिया गया है, देखिए लास्ट ऑप्शन डी में, फर्स्ट एंड थर्ड, ये इसका सही आंसर हो गया। देखिए आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में लंबा वीडियो होता जा रहा है, तो मैं आधा 15 क्वेश्चन का ही यहाँ पर विश्लेषण रखता हूँ, और अगले 15 प्रश्नों का विश्लेषण अगले पार्ट में आपको करा देंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको मिल भी जाए समय से। इनसे आप अपना अभ्यास कार्य करिए, सीखिए, समझिए कैसे आपको समय बचाना। देखिए अन्य प्रश्नों से जो आपके और खंड होते हैं जिसमें हिंदी भाषा, इंग्लिश, वहाँ तो सीधे जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, तो वहाँ से सारा समय आपको बचाना होगा और मैथमेटिक्स पे समय देना होगा। मैथमेटिक्स में भी जहाँ जितनी सरल अप्रोच आप लगा पाएंगे वहाँ उतना आपको लगाना होगा। तो नियमों को ढंग से सीखेंगे, समझेंगे, तो आप अच्छे से ट्रिक्स भी अप्लाई कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी से आप उसका उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। हमें आपको समझाते वक्त बोर्ड पर एक एक चीज़ लिखना होता है, समझाना होता है, ताकि आपको समझ में आए। फिर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रता से प्रश्नों को सरल करने की कोशिश करिए, और कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो समय आपका बच ही जाएगा। अच्छी अप्रोच लगाइए, नियम अच्छे लगाइए, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रयास करेंगे तो सब होगा और जल्दी सॉल्व होंगे, आप अच्छे से कर पाएंगे, बेहतर से बेहतर मार्क्स पाते हुए आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। वीडियोज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए अपने ग्रुप में, अपने लोगों में, फ्रेंड्स में, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट में आगे के 15 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।